नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पहले तो मैं विश्लेषण को शुरू करने से पहले या बात को शुरू करने से पहले एक छोटा-सी दरख्वास्त आपसे करूँगा। ये हमारा एक प्रयास है एक पत्रकारिता, ऐसी पत्रकारिता जिसमें कि सारी बातों को निष्पक्षता से रखा जाए और ना ही किसी का विरोध किया जाए और ना ही किसी का पक्ष रखा जाए। ऐसी पत्रकारिता को यदि आप थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट करके, लाइक करके, इसको शेयर करके आप अपने सपोर्ट का इज़हार इस पे कर सकते हैं। ऐसे ही ये करने से हमको हमारी बहुत मदद होगी। इससे ज़्यादा इस पे अब मैं और नहीं कहूँगा। हाँ, इस पे अब आगे मैं आज का क्या विषय है वीडियो का, उस पे बात करता हूँ। दरअसल आज का जो विषय है दोस्तों, वो है इंडिया अलायंस, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर के एक एक जो अभी फिलहाल की राजनीति में जो अभी केंद्र में सरकार है, एनडीए की है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, उनके विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष देने का वादा करते हुए अभी से कुछ 8 महीने पहले एक अलायंस का गठन हुआ जिसका नाम कि इंडिया अलायंस रखा गया। इसमें कई घटक शामिल थे, कई मजबूत घटक शामिल थे, जिसमें कई मुख्यमंत्री भी थे। उन मजबूत घटक में से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, डीएमके यानी कि जो स्टालिन की पार्टी है वो, और आप कह सकते हैं झारखंड के अंदर शायद अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं है, शायद मुझको डाउट है, लेकिन शायद शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी है इसमें शामिल। अखिलेश यादव प्रमुख नेता। तो इस तरह से करके कुछ 28 पार्टियों का गठबंधन बना था जो कि इंडिया अलायंस के नाम से जाना गया, और इसकी शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने। हाल के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस के अंदर अभी जो राजनीतिक हलचल हुआ, जिसके अंदर बिहार में नीतीश कुमार ने पूरी तरह से पाला बदल करके वो एनडीए अलायंस में आ गया। अब इस पूरे जो अलायंस और गठबंधन को का स्वरूप अगर हम देखें तो ये किस तरह से आगामी चुनाव में एनडीए अलायंस को चुनौती देता हुआ दिख रहा है, इस पे आज थोड़ी सी बात करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं, बहुत छोटा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, इस पूरे अलायंस के अंदर अगर आप मुख्य पार्टियां देखेंगे तो बंगाल में है, बिहार में है, यूपी में है, और यहाँ पर और महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर सीटें भी लोकसभा की बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, 42 सीटें महाराष्ट्र में हैं, और बंगाल में करीब 42 सीटें हैं। ये बहुत बड़ी सीटें होती हैं। मोटा मोटा अगर आप इस पूरे आकलन को कर लेंगे तो 250 सीटों के करीब ये सीटें आती हैं। 250 सीट करीब हैं, जिसपे कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से एनडीए अलायंस को चुनौती देने के उस पे कगार पे सामने खड़ा दिख रहा था। अभी हाल के दिनों में जो सियासी परिवर्तन हुआ है उसमें पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान किया कि वो एनडीए जो वो कांग्रेस का से गठबंधन बंगाल के अंदर नहीं करेंगी। अब इसमें क्या होता है, अगर आप 2019 के चुनाव की बात करें तो ममता बनर्जी को के सामने एनडीए को कुछ 18 सीटें मिली थी, शायद कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, और वाम दल को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ये वहां का, और कुछ 21 या 23 सीटें कुछ ममता बनर्जी को मिली थी। वही सेम और उस समय भी कांग्रेस और वाम दल एक साथ लड़े थे। आज के डेट में ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगी दोस्तों, तो इसके पीछे का एक बहुत साधारण गणित है। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि वो वामपंथियों के साथ, यानी जो बंगाल के अंदर वामपंथ है उसके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति उन्हीं वामपंथों के विरोध में करके उन्होंने सत्ता हासिल किया है बंगाल के अंदर, उन्हीं वामपंथियों के विरोध में। तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वामपंथियों के साथ जुड़ने के बाद उन जो वाम विरोधी ताकत जो कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ी थी, वो वाम विरोधी ताकत कहीं ना कहीं वो बीजेपी को गेन करने की कंडीशन में ना आ जाए। ऐसा ना हो कि जो वामपंथी ताकत जो कि बीजेपी को भी नहीं जिताना चाहती थी, लेकिन वो वामपंथियों को बिल्कुल वोट नहीं करना चाहती थी और भाजपा की तरफ नहीं जाना चाहती थी, वैसे सारे वोट जो है बंगाल के अंदर वो कोर वोटर ममता बनर्जी के हैं। अब ऐसे वो वोटर ममता बनर्जी अगर अलायंस कर लेती तो शायद बीजेपी को चला जाता। ममता बनर्जी की इसके पीछे की सोच यही है। अब क्या ये फायदा पहुंचाने जा रही है आगामी चुनाव में इंडिया अलायंस को या फिर वो एनडीए को? मेरा अपना विश्लेषण इसमें दोस्तों ये है कि ममता बनर्जी ने ये सोचा तो बेहतर कि अगर हम वामपंथियों के साथ गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन नहीं करेंगे
तो हम भारतीय जनता पार्टी को होने वाले उस वोटों का फायदा होने से रोक देंगे जो वामपंथी के विरोध में वोट पड़ने वाले थे, उनका हम बीजेपी को फायदा नहीं होने देंगे। लेकिन इससे कुछ विशेष परिवर्तन 2019 से इस चुनाव में करवा देंगी ममता बनर्जी, ये होता नहीं दिखता है। क्योंकि यदि आप कोई अलायंस ऐसा रखी ही नहीं है जो कि आपको जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ने वाले वोट को क्योंकि इंडिया अलायंस की मूल आत्मा ये थी कि अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो 60% वोटों को अगर हम जोड़ देंगे तो हम बीजेपी से ज्यादा निकल जाते हैं। यदि वो 60% वोट बंगाल में कंसोलिडेट नहीं होंगे तो बीजेपी को आप किस तरह से स्वीप करने के बारे में या बीजेपी को हराने के बारे में बंगाल में कैसे सोच सकते हैं। बंगाल में आप बीजेपी को कभी भी पटके नहीं, यानी कि बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि हम कहीं ना कहीं 2019 जैसा सेम रिजल्ट या 2019 से ममता बनर्जी को कुछ 1-2 सीटें ज्यादा या बीजेपी को कुछ 1-2 सीटें ज्यादा आप आते हुए रिजल्ट में देखेंगे। यानी कि ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस का कॉन्सेप्ट था वो बंगाल में, मतलब वो एक भावना तो है कि इंडिया अलायंस, अब वो अलायंस बंगाल में है भी नहीं, लेकिन वो कहीं भी जमीन पर बंगाल के अंदर नहीं हो रहा है। तो आप उस तरह से एक स्टेट आप यहां से निकाल दीजिए जहां पर इंडिया अलायंस का असर अब बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, किसी भी रूप में नहीं पड़ेगा, ना बीजेपी को फायदे के रूप में ना बीजेपी को घाटे के रूप में। जबकि पढ़ना क्या चाहिए था, पढ़ना बीजेपी के घाटे के रूप में चाहिए था। तब वो इंडिया अलायंस कोई एक विकल्प तैयार करता देश के सामने। दूसरे स्टेट की अगर बात करें, पंजाब की अगर बात करें, जहां अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि वो भगवान माने कि वो स्टेट, वहां पर कुछ अगर मैं देखूं तो ये फैसला उचित समझ में आता है, इसलिए क्योंकि वहां पर दरअसल अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस बीजेपी और अकाली दल को विपक्ष की भूमिका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इस समय वहां पर अकाली दल तीसरे नंबर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है पंजाब के अंदर। तो अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आपस में गठजोड़ कर लेंगे तो विपक्ष की भूमिका वहां पर पूरी एकदम जो है खाली हो जाएगी, जिसको कि बीजेपी और अकाली दल कर लेगी, फिर से आकर कब्जा कर लेगी। अब इसके अंदर पिछले जो 2019 के चुनाव में बार-बार इसीलिए 2019 के चुनाव की तुलना कर रहा हूं कि क्या कहां पर फेरबदल हो सकता है 2019 के नतीजों से। तो जब आप देखेंगे तो पंजाब के अंदर भी 2019 के जो नतीजे आए थे उन 2019 के नतीजों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होने जा रहा है जहां बीजेपी को गहरी घात लग जाए। यानी बीजेपी को कुछ 1-2 सीटें मिली थी, उस समय भी 2 सीटों के करीब पंजाब में, और आज भी बीजेपी 1-2 सीटों पे ही है, 1-2 सीटों पे ही बीजेपी आज भी है, क्योंकि ऐसा कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, जो जैसा है वो वैसे ही लड़ेगा। तो ऐसा कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है जिसके आधार पे आप ये कह दें कि आप बीजेपी को वहां पे डेंट दे देंगे। ये हो गई पंजाब की बात। अब आते हैं आप महाराष्ट्र की बात को करिए। महाराष्ट्र के अंदर में शरद पवार का एक गुट है, एक गुट है उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे का एक गुट और शरद पवार का एक गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो कि एनडीए अलायंस में है। अब यहां पर जो है अलायंस जो लड़ेंगे वो कांग्रेस, शरद पवार और शिवसेना का एक अलायंस, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसका एक अलायंस होगा और एनडीए का एक अलायंस होगा। अब इसके अंदर काफी कंफ्यूजन हो गया है। हालांकि अगर ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर के लड़ेंगी तो जो उद्धव ठाकरे का वोट था, ऐसा वोट जो हिंदूवादी वोट, जो कि एक तरह का वैसा वोट है जो कि बाला साहब ठाकरे की का कोर वोटर होगा, वो कोर वोटर क्या उद्धव ठाकरे के साथ जाएगा, इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि उसकी विचारधारा टकराएगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और एनसीपी है, उसकी विचारधारा उससे क्लैश हो सकती है। लेकिन अगर वो मराठा समीकरण बनाएगा तो उद्धव ठाकरे के साथ जा सकता है। अभी भी मेरे पूरा, अगर मैं अपने विश्लेषण की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ मुझको भी दिखता है। जितनी सीटें हैं, जैसे पिछली बार मुझको लगता है 48 सीटें महाराष्ट्र में है और 42 सीटों पे पिछली बार जो है जीती थी शिवसेना और एनडीए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। मुझको इस बार लगता है कि शायद 42 सीटें इस बार वो, अगर ये अलायंस अभी कुछ ना बिगड़ा तो, अब इसमें कोई तोड़फोड़ ना मचे और अगर वहां पर सीटों का बंटवारा कायदे से हो गया और सारी चीजें हो गई तो वहां पर एक बार फिर एनडीए को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अभी वहां पर सीट बंटवारा नहीं हुआ है। शरद पवार से कांग्रेस से और उद्धव ठाकरे में आपस में सीट बंटवारा प्रॉपर वे में अगर नहीं हुआ है तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल है।
ठीक इसी तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा गठबंधन, यानी कि जो आपका 2019 का गठबंधन था उससे भी कमजोर गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस के अंदर है, क्योंकि 2019 में मायावती का एक बड़ा वोट बैंक, चाहे आप जितना भी इग्नोर करें, लेकिन मायावती का एक बड़ा वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ जुड़ा था, जो कि एक बहुत तगड़ा सोशल समीकरण बना रहा था वहां पे। वो भी वोट बैंक इस समय इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। तो बड़ा ही साधारण सा एक आप देखेंगे गठजोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब आने वाले समय में जो इंडिया अलायंस की धारणा थी कि 40% अगर भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, हम 60% को कंसोलिडेट करके, यही तो मूल आत्मा थी इंडिया अलायंस की, हम 60% को कंसोलिडेट करके और आराम से सरकार को बना लेंगे, आराम से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंडिया अलायंस को चुनौती दे देंगे। लेकिन कहीं भी पूरे देश के अंदर जो अभी समीकरण बना रहे हैं, जो इंडिया अलायंस की अभी आत्मा है, वो कहीं भी 60% को कंसोलिडेट करते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि 400 सीटों पे अगर 1 के अगेंस्ट 1 उतारने की भावना थी आपकी, तो 400 सीटों पे 1 के अगेंस्ट 1 आप अभी भी नहीं उतार पा रहे हो। हर स्टेट दर स्टेट मैंने आपको बताया कि कहां कहां किस तरह से गठबंधन बना है, जहां पे 40% को आप नहीं, 60% को आप नहीं बटोर पा रहे हो। भाई मायावती के वोटर भी तो भाजपा के अगेंस्ट वोटर ही होंगे, उनकी भी संख्या होगी, कोई 7%, 8%, 9% की संख्या होगी, तो क्या वो 60% में से नहीं कट गए? तो आप कैसे 40 के अगेंस्ट में 60 को कंसोलिडेट कर रहे हो? आप 40 के अगेंस्ट में 60 का कंसोलिडेशन नहीं कर पा रहे हो। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जो इंडिया अलायंस हम आपने बनाया, वो इंडिया अलायंस को आप एकजुट नहीं रखे, और बिहार के अंदर क्या हुआ इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आज के डेट में विपक्ष को सबसे पहले चाहिए कि हर एक एक अलायंस जहां पर राज्य दर राज्य सीटों का वितरण करके और मैक्सिमम जगह पे एक के अगेंस्ट में अगर एक नहीं उतारता है, तो 40 और 60 का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, और इंडिया अलायंस की मूल आत्मा जो है नहीं बचेगी। और कहीं ना कहीं ये अलायंस जो है एक तरह से जो लोगों को, एक जो बीजेपी के विरोध में सोचते हैं और जो विश्वास रखते हैं कि बीजेपी के विरोध में हमको वोट डालना है, बीजेपी की सरकार जिनको नहीं चाहिए इस देश के अंदर, और ये सच है कि 60% लोग ऐसे हैं, 55% लोग ऐसे जरूर हैं कि जिनको की नहीं चाहिए, तो उनके साथ आप उनको फिर विकल्प देने के लिए नहीं, आप नहीं दे रहे हो, बल्कि उनके साथ कहीं ना कहीं एक विश्वासघात का काम कर रहे हो। दोस्तों यही है मेरा विश्लेषण इंडिया अलायंस को लेकर के। आगे भी मैं इस विश्लेषण को करूंगा, अगर जहां भी चीज़ें इसमें बदलाव आएगी मैं बिल्कुल इसको बोलूंगा, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये गठबंधन एक सकारात्मक रूप से चला था, तो सकारात्मक रूप पे ही इसका अंत हो। नमस्कार दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा विश्लेषण कैसे लगा।